गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब आप लोग को ज्योग्राफी का एक चैप्टर जल संसाधन पढ़ाने के लिए आए हैं। जल संसाधन से पहले आप लोग को मृदा संसाधन पढ़ा रहे थे। मृदा संसाधन में भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन मिट्टी का क्या स्थान है, कौन मिट्टी में कौन फसल उगाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब आज पढ़ने के लिए हम लोग आ रहे हैं जल संसाधन। जल संसाधन क्या है, जल का क्या हमारे यहाँ क्षेत्र है, जल मतलब क्षेत्र में कौन क्षेत्र में कितना जल की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, ये सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए समय बहुत कम है इसलिए ज्यादा देखना नहीं है, खाली टॉपिक पे चलिए आप लोग, क्योंकि जानते हैं अब 55 दिन बचा हुआ है एग्जाम का, एक तरह से मान करके चलिए। तो आज 20 तारीख हो गया, 15 तारीख आप लोग को फेयरवेल होगा, तो 55 दिन ना हुआ, ऐसे करके देखिए जल संसाधन। ठीक है, संसाधन के अंतर्गत ये सब आते हैं। कहता है पृथ्वी के सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जल संसाधन को कौन ग्रह के नाम से जानते हैं? नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर कितना भाग में जल फैला हुआ है? 3/4। जल स्रोत, जिस स्रोत से जल की प्राप्ति होती है उसे जल स्रोत कहते हैं। जल स्रोत विभिन्न रूपों में पाया जाता है। कौन कौन रूप है? सो देखिए, एक है भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल तथा महासागरीय जल। भूपृष्ठीय मतलब क्या? भूमि के पृष्ठ पर, तल पर पाया जाता है। भूमिगत जल जो जमीन के अंदर से है, तो भूमिगत जल आप लोग जानते हैं, जो जिसको हम लोग कौन चीज से निकालते हैं? चापाकल, ट्यूबवेल जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, नल, मोटर इत्यादि, ये सब के माध्यम से हम लोग निकालते हैं भूमिगत जल। और भूपृष्ठीय जल के अंतर्गत पोखरी, तालाब, और महासागरीय जल तो जानते ही हैं, सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये सब जल के स्रोत है जहां से हम लोग जल को, ठीक है, उपयोग में या, ठीक है, उपयोग कहिए, उपयोग में लाते हैं। कहता है जल संसाधन का वितरण, जल संसाधन कहां पर कितना पाया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। कहता है अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में है, इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यानी पूरे ग्लोब पर देखिएगा तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध देखने के लिए मिलता है। तो दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं ज्योग्राफी की दृष्टि में। ठीक है, कहता है विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अटलांटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है, और लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां एवं 10वां स्थान प्राप्त है। कौन कौन को? ब्रह्मपुत्र और गंगा। ब्रह्मपुत्र गहरा नदी भी है, आप लोग जानते होंगे। अभी नोट्स है ये, तो नोट्स में तो संक्षेपण दिया गया है, वरना ब्रह्मपुत्र नदी जो है सो गहरा नदी है, और ये जो गंगा नदी है ये लंबी नदी है। ठीक है, इसलिए ये दोनों प्रचलित है, मतलब पॉपुलर है, विख्यात है। कहता है क्या? जल संसाधन का उपयोग। अब देखिए जल संसाधन जब पता चल गया जो जल का वितरण कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, तो उसके बाद पढ़ना है जल संसाधन का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। कहता है 1951 में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, जो 2001 में 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई। संभावना है 2025 तक पहुंचते पहुंचते प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1342 घन मीटर हो जाएगी, एक व्यक्ति का, यानी इतना प्रयोग करेगा। इससे ये जो था पहले प्रति व्यक्ति, उस समय में जल की ज्यादा खर्च होती थी। ठीक है, जैसे आपको बतला दे, घरे है तो घर की पोताई करने में, समझ रहे हैं ना, अब उतना पानी लगता है। पहले लोग स्नान भी करते थे तो एकदम पूरा पानी से स्नान करते थे सिस्टमेटिक ढंग से। अब है, अब 1 बाल्टी पानी लेते हैं, आधा बाल्टी, अभी तो जाड़ा का मौसम है तो आधा बाल्टी पानी में लोग नहा लेते हैं गर्म पानी करके, ना तो वहां पर तो पानी की बचत है। जैसे अभी कहते हैं हम पानी नहीं पिए हैं गिलास भी, मॉर्निंग से अभी तक आधा गिलास पानी नहीं पिए है। अब बताइए क्या होगा शरीर का? उसी प्रकार से पानी का कमी होती जा रही है। कहता है क्या? पेयजल के बाद है आप लोग को घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अत्यंत जरूरी है। जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रिया जैसे कार्य की कल्पना बिना जल के नहीं की जा सकती है। जैसे अभी आप लोग जानते होंगे बिहार में बेगूसराय में कौन है? वो है ना रे, कांवर झील है ना, तो क्या वो कांवर झील जो है सो बिना पानी का होगा कभी भी? तो उसकी अगर बात किया जाए थोड़ा देर के लिए तो जल के बिना चर्चा हो सकता है। ठीक है,
अब कहता है क्या, तो ये जो जल है अपने यहाँ पेयजल या जल की जो उपलब्धता है, ये जल की उपलब्धता कब बनी रहेगी, जब उसका रख रखाव या उसको, ठीक है, बहने की मतलब सिस्टम या उसको रखने की सिस्टम एक अच्छी होगी, तभी है ना। अब मान लीजिए जैसे अभी अपने यहाँ जल रखने के लिए जल पर क्या होना, मतलब छत पर क्या होना चाहिए, एक टंकी होनी चाहिए। अगर टंकी नहीं है तो नाला इस टाइप से बना करके रखना चाहिए, ताकि नाला जाकर के कहीं पर एक नदी में जाकर के स्थायी हो जाए और नदी में पानी जमा रहे। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सामने में नदी है ना, नदी का स्तर, जल स्तर गिर गया है नीचे, बहुत ज्यादा गिर गया है। आप पहले इधर मछली जो पालते थे वो लोग, ठीक है, इसमें से छोटा छोटा वाला मछली को लेकर के इसमें वाला में रख दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब इसमें पानी नहीं रहेगा 1 महीना 1.5 महीना के बाद, और अभी क्या लगता है बरसात आएगा। अभी अगर बारिश समाप्त हो, कुछ दिन पहले हुआ है समाप्त, तब तक जल स्तर खत्म हो रहा है, तो क्या होगा, आने वाला समय में जल की स्थिति खराब हो जाएगी। तो उस जल की स्थिति को बरकरार रखने के लिए क्या बनाई जाती है, परियोजनाएं, ठीक है। आप परियोजना में नाम दे दिया बहुउद्देशीय, यानी बहुत से उद्देश्य को लेकर के जो योजना बनाई जाती है, उस योजना को हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। इसमें 1-2 परियोजना के बारे में आपको बतलाएंगे, जिससे होकर के हम क्रॉस किए थे जब भुवनेश्वर गए थे, तो आपको बतलाए थे। जो भुवनेश्वर, ये उड़ीसा में एक नदी है, ठीक है, उस नदी के बारे में आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए, ऐसी परियोजना है जिसका निर्माण एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्लियर है। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन को दिया है, अगर इसमें दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको अलग से हम बतलाएंगे। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसको, बहुउद्देशीय परियोजना को, क्योंकि परियोजना के अंतर्गत क्या बनाया गया, सबसे पहले बांध बनाया गया, और बांध बनाया गया तो ऑटोमेटिक पानी संचित हुआ, पानी संचित हुआ तो सिंचाई की सुविधा हुई, पेयजल की आपूर्ति हुई, ठीक है, बिजली की उत्पादन हुई, उसके बाद कई सर्व काम जो होते हैं उसमें भी सुविधा मिली। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको क्या नाम दिया, आधुनिक भारत का मंदिर। कहता बहुउद्देशीय परियोजना के विकास के उद्देश्य क्या होते हैं, सो देखिए, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई के लिए जल आपूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन इत्यादि बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आते हैं। जिसमें आपको बतला दें, मनोरंजन का मतलब समझते हैं, नदी में होता है ना, घूमने का जगह होता है, कई जगह होता है। उसके बाद पर्यटन भी उसी के अंतर्गत आ जाता है, नदी के ही अंतर्गत। उसके बाद मत्स्य पालन समझिए रहे, कृषि समझिए रहे, वन्य जीव संरक्षण समझिए रहे। अगर मान लीजिए जंगल में अगर नदी पोखर बहुउद्देशीय परियोजना न रहे, नदी पोखर में पानी नहीं रहेगा, तो जंगली जीव कहाँ जाएगा भाई, मर जाएगा ना। तो कहता है भारत में अनेक नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ है। भाखड़ा नंगल, हीराकुंड बांध परियोजना, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्ण रेखा एवं सोन परियोजना जैसी अनेक परियोजनाएं भारत के बहुआयामी विकास में सहायक हो रही है। जिसमें आपको दिया है एक, इसके बाद इसमें नाम नहीं दिया है, समझ गए। कौन नदी है वो, उड़ीसा में नदी शायद महानदी है शायद, ठीक है, महानदी है ना, उस पर, हाँ, वो बहुत लंबा है, समझ गए ना। उस पर जो ये है, मतलब क्या कहता है, बांध जो है, भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध परियोजना है, हीराकुंड महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में, एकदम याद आ गया। हम देखे, समझ गए, रेलगाड़ी से क्रॉस कर रहे थे तो हम देखे, जैसे आवाज लगा रही थी, पानी जो बह रही थी ना, तो आवाज लगा रही थी, तो लोग अपने आप में बात कर रहे थे। और देखिए, हमारे अंदर में क्या है, जो चीज के बारे में अगर हम नहीं जानते हैं, तो अगला आदमी अगर बात कर रहा था, हम गौर से सुनते हैं। तो हम सुने, उसके बाद जब हम जहां जाना चाह, मतलब हमें था, वहां पर गए, तब सर्च किए तो देखे, ठीक है। तो बहुत लंबा लग रहा है, बहुत लंबा, वहां पर ट्रेन को सफर करने में भी समय लगती है उस नदी में, ठीक है। कहता नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। इस आंदोलन के प्रवर्तक मेघा पाटेकर थे। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाली हानि क्या होती है, अभी तक तो हम लोग पढ़े कौन चीज, लाभ पढ़े, हानि देखिए। कहता पर्याप्त मुआवजा न मिल पाना। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर बांध बना दिया गया तो ऑटोमेटिक है, इधर से मिट्टी काट करके दिया जाएगा, और बांध तो ये नहीं है जो नदी को सटा करके दिया जाएगा, तो नदी से काफी दूर से दिया जाता है, तो उसमें लोगों का जमीन चला जाता है। जैसे एक इसका एक और एग्जांपल आपको अभी हम दे रहे हैं, दलसिंह सराय का नाम आप लोग जानते होंगे। दलसिंह सराय डैनी चौक से एक चौबटिया है डैनी चौक पे, वहां से एक रोसड़ा के लिए निकाली है रोड, सीधा भी नया नया बना है।
एक रोड निकाली है आपको डायरेक्ट पटना के लिए वहां पर से, ठीक है। अब बताइए अगर पटना के लिए निकाली है रोड तो बीचों बीच निकाली होगी, तो जो आदमी का जमीन पर गया होगा उसका तो जमीन गया, जो आदमी का जमीन रोड के किनारे पड़ा वो तो बल्ले बल्ले हो गया होगा। जो जमीन चौर कात होकर के निकाला है चौरे चौर, तो जो जमीन का रेट होगा 5,000 रुपये कट्ठा और सीधे हो गया होगा 50 लाख रुपए कट्ठा। और जो आदमी का जमीन चला गया रोड में, क्या 50 लाख रुपए कट्ठा देगा? नहीं देगा। तो ये हो गया ना पर्याप्त मुआवजा न मिल पाना, विस्थापित होना, पुनर्वास की समस्या, आसपास बाढ़ का आ जाना। अगर बांध बना कहीं कमजोर बांध रह गया तो वह जगह टूट जाएगा, टूट जाएगा तो क्या होगा? बाढ़ आइए जाएगा। अब खास करके बाढ़े के लिए नहीं किया जाता है। जैसे अपने इधर अगर कभी भी अगर आती है पानी यहाँ बूढ़ी गंडक में, तो लोग सतर्क होते हैं। कहां पर? ये अब वहां पर टूटने का डर नहीं है, लेकिन लोग सतर्क होते हैं आपको लक्ष्मी टॉकीज के पास, वहां पर बांध जो है सो एकदम सटा करके पतला बांध है, तो लोग डरे हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है क्या? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप की समस्या बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण, जल जनित बीमारियां तथा फसलों में कीटाणु जनित बीमारियों का भी संक्रमण बढ़ जाता है। क्यों? पानी रुका रहता है तो पानी जमकल पानी में क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा हो जाता है, वो अगर फसल पर पड़ेगा तो वो खराब करेगा, अगल बगल में भी समस्या बन जाती है। हाँ, अब कहता है क्या? जब परियोजना खत्म होता है तब तो जल संकट के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। कहता है जल की अनुपलब्धता, कमी को जल संकट कहा जाता है। बढ़ती जनसंख्या, उसकी मांग तथा जल के असमान वितरण भी जल दुर्बल क्या है? दुर्लभता का परिणाम है। समझ गए? जल संकट अपने गांव में भी आया था जिस समय में हमारे यहाँ समरसेबुल हुआ था, सुने होंगे आप लोग, देखे भी होंगे। एक ही कॉल था ब्रह्म स्थान में, उस पर लोग एकदम लाइन में लगे हुए रहते थे। बताइए, जल की कमी हुई ना। अब अगर आपके घर में जो लेडीज लोग है, नया नया है, या हमारी बहन लोग है, वो जाएगी रोड पर, मतलब वहां कॉल पर नहाने के लिए सार्वजनिक जगह पर, तो नहीं ना जाएगी, समस्या हो गई ना। तो वो जल की कमी को पूर्ति करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया था, समझ गए। लेकिन सुने ही होंगे, जिसमें जितनी अच्छाई होती है उसमें उतना ही बुराई भी होती है। कहता वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होती है। उद्योग की वजह से मृदु जल पर दबाव बढ़ रहा है। शहरों में बढ़ती आबादी एवं शहरी जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकता में तेजी से वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर जो कहता है मृदु जल, आप कभी अगर जाइएगा ये हरपुर अलोथ में तो देखने के लिए मिलेगा, नाक ने दिल जाता है लोग को। फैक्ट्री के बगल से जो नदी निकली है, यह जमुआरी नदी। क्यों? वहां पर पानी की कमी है, पानी उतना स्पीड में आ नहीं रही है जो वहां वाला गंदा पानी को बहाएगा, तो वहां पर पानी जाकर के रुक गया है, रुका हुआ है। तो आप जो यहाँ पर पढ़े ना, जो पानी रुकने से फसल पैदावार के लिए या अगल बगल में गंदगी फैलाती है, वहां पर फैल रहा है, ठीक है। कहता है जल की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद लोग प्यासे हैं। इस दुर्लभता का कारण है जल की खराब गुणवत्ता। यह किसी भी राज्य या देश के लिए चिंतनीय विषय है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रचुर प्रयुक्त होने वाले उर्वरक जल में मिल जाने से जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो जाती है, जो मानव के लिए क्या होता है? नुकसानदेह होता है। इसमें आपको हम बतला देते हैं, हमारे एक स्कूल पे कल है, चापाकल, तो वो 30 फीट या 40 फीट पे है। तो उस समय में जब हो रहा था तो हम बोले जो भाई इतना पे पानी दूषित है, तो समझ में करते हैं जो अगर मूर्ख व्यक्ति के नजदीक में अगर कोई काबिल आदमी जानता है तो काबिल आदमी बेवकूफे बन जाता है। हमरा कहा सब वहां पर के मिस्त्री से तू ज्यादा काबिल छो कि जब 40 फीट पर अगर बढ़िया पानी मिलिए रहे हैं बढ़िया एकदम पूरा, तो की जरूरी है ज्यादा पाइप धसबे का पैसा खर्चा करे क्या? आप कोई आदमी अगर मेरे स्कूल पे जाइएगा तो सूंघ करके देखिएगा पानी बिल्कुल बदबू कर रहा है। एक दूसरी बात, पानी को अगर 10 मिनट के रख दीजिएगा तो ऊपर में छाली टाइप का नहीं, छाली टाइप का परत बन जाएगा, पीला हो जाता है। जो बर्तन में रखिए वो बर्तन डैमेज। बताइए, लेकिन बच्चा जो होगा वहां पर, अब बच्चा नहीं जो सियाने होंगे वो पीते होंगे कि नहीं वो पानी? क्या हो गया ना, पानी तो 3 भाग में हम लोग पढ़े थे, 3/4, लेकिन हो गया ना पानी दूषित। तो ये सब कारण बनता है। कहता है हाँ, केवल कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित होती है। इसका एक और एग्जांपल बाढ़ बख्तियारपुर का नाम सुने होंगे आप लोग, मोकामा का। मोकामा में इस पार में हिंदू लोग, ठीक है, घाट बनाए हुए हैं सिमरिया में, ठीक है, स्नान करने के लिए जाता है, और उस पार में मुस्लिम लोग गाय काट करके बहाता है उसी में। अगर जाइएगा तो लाल दिखाई देता है पानी। अब बताइए उसी में तो हम लोग डुबकी लगाते हैं, क्या पानी है ना दूषित? क्या वो पानी तो हम लोग गंगा जल समझ करके पी रहे हैं? क्या हमारे शरीर के लिए हानिकारक है कि नहीं?
बहन नहीं खराब होने का कारण है जो चलायमान पानी है वो, और हिमालय से निकली है। आपको बतलाए थे ना, गंगोत्री और अलखनंदा, भागीरथी और अलखनंदा, तो दोनों मिला है वहां पर से इसका नाम गंगा पड़ा है, समझ गए। और ये हिमालय से निकली है, तो हिमालय पर कई जड़ी बूटी है ना, तो उससे छन करके आते हैं पानी, और ये पानी चलायमान है, तो चलायमान पानी से जल्दी बीमारी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन देखने हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं अगर, तो साइंस की दृष्टि से तो पानी गलत है ना, ठीक है। कहता है जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जब जल खराब हो रहा है, जब जल के कारण हमें बीमारी हो रही है, तो उसको प्रबंधन करना है, रख रखाव करना जरूरी है। कहता जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन अपरिहार्य है, जिससे स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका और उत्पादन अनुक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सकता है। आप लोग जानते होंगे जल से कई बीमारी होती है, और हम लोग जल को आप साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। इक्वा का नाम सुने हैं ना, इक्वा फिल्टर वाला जो है, हेमा मालिनी जिसका प्रचार करती है ना, वो क्या है, फिल्टर वाला है, पानी को साफ करके। अभी जो हम लोग मंगाते हो क्या फिल्टर वाला पानी है, लेकिन क्या इससे बीमारी नहीं होती है? याद रखिए, हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं, चारों तरफ से घिर चुके हैं। भोजन का प्रयोग करते हैं, भोजन में भी केमिकल है, भोजन में भी केमिकल है, कहां जाइएगा। यही कारण है जो हम लोग को, समझ गए ना, उम्र से पहले दांत खत्म, और उम्र से पहले समझ गए ना सिस्टम खत्म हो जाता है। पहले के जमाने में क्या वजह था, लोग जो 100 साल, 105 साल, 110 साल, 120 साल जीते थे, और उनका कोई दांत नहीं गिरता था, ठीक है। क्लास में ऐसे आदमी बताइए तो ईमानदारी से, अभी तो पढ़ाई चल रही है, जो क्या वो आदमी का दांत में कीड़ा लागल है, ईमानदारी से किसी को हमने कहेंगे 1 2 3 4 5 के दांत में 6 के लागल है, बताइए 7 के, बताइए क्यों? आप लोग मुंह नहीं धोते हैं? 1 मिनट बहन, क्या मुंह नहीं धोते हैं आप? मुंह धोते हैं, क्या कारण है? सिस्टम, सीधा कहिए एक लाइन में, सिस्टम। चलिए देखिए, बुआ हल्ला नहीं कीजिए। जल संसाधन के दुर्लभता या संकट से निवारण के लिए सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकार किया। इसके अंतर्गत सरकार ने जल संरक्षण के लिए निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रख करके योजना को बनाया गया है, ठीक है। कौन कौन योजना है? सो देखिए, जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करना, जो कि जमुना नदी दिल्ली में, जमुना नदी का जितना पूरा कल कारखाना का पानी है सब जाता है, सॉरी मतलब पूरे दिल्ली का पूरा कचरा कहां? जमुना नदी में, और है जमुना नदी का पानी को फिल्टर करके पूरे दिल्ली शहर में सप्लाई किया जाता है। हाँ, पता करना, ठीक है। बस करो, आगे देखो। कहता है वर्षा जल संग्रह एवं उसका पुनर्चक्रण हम लोग कैसे करेंगे? सुने हैं जो जब वर्षा का पानी पीने से घेघा नामक रोग हो जाती है। चलते हैं देखते हैं। कहता है जल दुर्लभता एवं उसकी निम्नीकरण वर्तमान समय की एक प्रमुख समस्या बन गई है। बहुउद्देशीय परियोजना के विफल होने तथा इसके विवादास्पद होने के कारण वर्षा जल संग्रह एक लोकप्रिय जल संरक्षण का तरीका होते जा रहा है। क्योंकि वर्षा जल अगर हम अपना छत पर करेंगे तब तो झगड़ा नहीं ना होगा। अगर हम नदी तालाब के पानी को रोकने के लिए अगर बांध परियोजना बनाएंगे तब ना कोई कहेगा हमारे जमीन में बना देलके, तो हमारे जमीन में बना देलके। अगर अपना छत पर अगर वर्षा जल संग्रह को अगर संचय करें तब तो कोई नहीं बोलेगा। तो इसको लोग ज्यादा सुरक्षित और सेफ समझे हैं, ठीक है। वर्षा जल को कहता भूमिगत जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। 22% जमीन के अंदर में जो है वर्षा जल के कारण, वर्षा जल जैसे अगर हो गया तो बारिश के कारण क्या होता है, जब भी बारिश होती है तो जमीन के अगल बगल में पानी लग जाते हैं और पानी धीरे 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 अंदर में चले जाते हैं। क्या प्रतिशत? 22%। तो भूमिगत जल की जो बनी रहती है नमिता किसके कारण? वर्षा जल के कारण। कहता सूखे एवं अर्ध सूखे क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है, जिससे मिट्टी सिंचित कर खेती की जाती है। अब कहता है क्या, उसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहर के नाम से पुकारा जाता है। यानी वर्षा के जल को संचित करके कृषि करना राजस्थान के लिए कौन चीज? जैसलमेर, यानी जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहर के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के बिरानो, फलोदी और बाड़मेर जैसे सूखे क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे टांका कहा जाता है। मेघालय स्थित चेरापूंजी एवं मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जहां पेय जल संकट का निवारण लगभग 25% छत जल संग्रह से होता है। मेघालय के शिलोंग में छत जल संग्रह आज भी
परंपरागत रूप से प्रचलित है, यानी छत पर एगो टंकी बना देता है और उसमें पानी चला गया। और टंकी कैसे बनाता है, गड्ढा करके ऐसे करके चला गया, छेद बना करके ऊपर से रखल है, यानी गंदा नहीं होगा पानी, वो पानी को लोग उपयोग करते हैं क्योंकि वहां तो बारिश का पानी का सब चीज में उपयोग करना है, ठीक है, इसलिए। अब देखिए, कहता है पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के विकास से इस क्षेत्र को 12 मासी पेयजल उपलब्ध होने के कारण से यहाँ वर्षा जल संग्रह की अपेक्षा हो रही है, जो खेदजनक है। यानी अब वहां पर एगो नहर बना दिया, नहर के पानी से होने लगा, जैसे अभी अपने यहाँ जिस दिन से नल जल योजना हुआ है, वहां उस दिन से लोग, कई आदमी चापाकल पर ध्यान देना बंद कर दिए हैं, हुआ है ना। और बताइए, वो जो नल जल योजना आई है, नल जल योजना में सबसे गंदा पाइप का प्रयोग किया गया नहीं, और कभी बताइए वो टंकी साफ होता होगा, और वो पानी हम लोग पीने के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। कहता है क्या, वर्तमान में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण एवं पुनः चक्रण किया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक सहित समग्र विकास के उद्देश्य से जल संसाधन के उपयोग हेतु योजनाएं की गई है। बिहार में भी इस उद्देश्यों को ध्यान में रख करके कई परियोजनाएं बनाई गई, जिसमें 3 प्रमुख है। कौन कौन? सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। और बिहार में खास करके कोसी परियोजना के बारे में तो लगभग सबको पता होगा, बिहार का शोक नदी सोन नदी घाटी परियोजना में देखिए, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था, अंग्रेज के जमाना में। कौन नदी? सोन नदी घाटी परियोजना। कहता सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। 1968 ईस्वी में इस परियोजना के डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध लगा करके बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया। इससे पुराने नहरों जल का वैराज से पुनर्पूर्ति, नहरी विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हुआ। यही वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा के नाम से विभूषित है। कौन? सोन नदी घाटी परियोजना के अगल बगल का क्षेत्र, जो कभी सुखाड़ पड़ा हुआ रहता था, बंजर भूमि के रूप में पड़ा रहता था, आज वहां केवल चावल की खेती की जा रही है, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के लिए शक्ति गृह भी स्थापित हुई है। पश्चिमी नहर पर डेहरी के समीप शक्ति गृह की स्थापना की गई है, जिसमें 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग डालमिया नगर का एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभर रहा है। बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाती थी। अब तो बिहार का विभाजन हो गया, बिहार बट गया कई क्षेत्र में, फिर बटने वाला है, अब 3 भाग में बटेगा फिर बिहार, ठीक है। देखिए अभी नहीं बटा है, बटेगा तो देखबे नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई जानता था जो झारखंड कहियो बनेगा? कोई तो नहीं जानता था, लेकिन हो गया ना। कौन चीज? अब जैसे भी दिया गया होगा, तो बड़े विद्वान लोग जो होंगे, किस आधार पर झारखंड नाम दिए था भगवान जाने। इसके अतिरिक्त भी बिहार के अंतर्गत कई नदी घाटी परियोजनाएं प्रस्तावित है, जिसके विकास की आवश्यकता है, जिसमें दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऊपरी किउल जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना तथा बरनार जलाशय परियोजना इत्यादि शामिल हैं। अब इसी के साथ आप लोग का क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? जल संसाधन के उपयोग को लिखें। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय जल विवाद क्या है, जल संकट क्या है, जल की भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण क्या क्या है, ये सब तो आसानी से लिख लेंगे आप लोग। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं? हो जाएगा ना। तो आप लोग सुंदर से ढंग से इसको बना करके या कल वाला क्लास में सुनाइए, ठीक है। कल हाँ आए नहीं कीजिए, अगर हम इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप लोग भी मेरे लिए मेहनत कीजिए। कल ये बहाना नहीं कहिएगा सर बना करके नहीं लाए हैं, तो सुनिए लीजिए ना। 1-2 नाटक करने वाले स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं, तो ये सब स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, जो बना करके लाना है और याद करके भी लाना है। इसका ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू, फॉल्स, शॉर्ट, लॉन्ग जितना है पूरा, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके बाद।